सफेद संगमरमर के चबूतरे पर बैठी मैं ताजमहल का अप्रतिम सौंदर्य निहार रही थी। मैं और सुधा 10 छात्रों का ग्रुप लेकर जयपुर से आगरा घूमने आई थी। आगरा का किला और ताजमहल देखने के बाद और सब तो खरीदारी के लिए निकल पड़ी थी, पर मैं यहीं अपनी शाम खुशगवार बनाने का प्रयास कर रही थी। किंतु कितने ज्यादा मैं उन लम्हों में खुशियां चुराने का प्रयास कर रही थी। मेरी नाकामी मोहब्बत के घने काले साए उन लम्हों को अपनी गिरफ्त में ले लेते। इससे पहले कि ये साए मेरी सोच पर हावी होते, करीब आते किसी के कदमों की आहट ने मुझे चौंका दिया। भाभी, कब से आपको आवाज दे रहा हूँ। ओह दीपक भैया, आप यहाँ। सामने रवि के अजीज मित्र दीपक को देख मैं चौंक उठी। यही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप यहाँ कब आई। मैं और सुधा छात्रों का ग्रुप लेकर कल ही यहाँ आए हैं। और सुनाइए भाभी, कैसे कट रही है। दीपक के इस प्रश्न पर मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। फीकी सी मुस्कुराहट बिखेरते हुए बोली, अच्छी ही हूँ। आगरा में कितने दिन रुकने का प्रोग्राम है। शायद 3-4 दिन। ठीक है भाभी, कल आप डिनर पर मेरे घर आ रही हैं। नहीं भैया, कल तो हम सिकंदरा देखने जा रहे हैं। सिकंदरा यहाँ से बहुत दूर नहीं है। शाम तक आप सभी वापस लौट आएंगी, लिहाजा इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है। दीपा का स्नेह निमंत्रण में ठुकरा न सकी। हल्की फुल्की बातें करके वह चला गया, किंतु मुझे उत्तेजित कर गया। अब वहां और जाते बैठना मेरे लिए नामुमकिन सा हो गया, लिहाजा मैं होटल आई। तभी सुधा बाजार से आई और मेरा थोड़ा चेहरा देखकर बोली, क्या बात है स्वाति, तेरी तबीयत तो ठीक है। मैंने उसे दीपक से मुलाकात और डिनर के निमंत्रण के बारे में बताया। तुम्हें दीपक के घर जरूर जाना चाहिए। दीपक ने तुम्हारा हमेशा सम्मान किया है और जहाँ तक हो सका तुम्हारी मदद की है। अगली शाम सिकंदरा से लौटकर मैं बोझिल मन से दीपक के घर पहुंची। दीपक ने गर्मजोशी में मेरा स्वागत किया। आप ड्राइंग रूम में बैठिए, मैं फोन पर खाने का ऑर्डर देता हूँ। यो कहकर दीपक बेडरूम में चला गया। मैंने जो ही ड्राइंग रूम का पर्दा हटाया, मैं हक्की बक्की रह गई। सामने सोफे पर रवि बैठे थे। मुझे देखते ही वे उठ गए। अब साथ की गहरी छाया मुझे उनके चेहरे पर दिखाई दी। चंद लम्हों के लिए वक्त जैसे ठहर गया। उनकी धीमी आवाज मेरे कानों में टकराई, कैसी हो स्वाति। मैं जैसे नींद से जागी, होठ थरथराई, किंतु मुंह से आवाज न निकली। फिर तुरंत बाहर की ओर मुड़ गई। रवि मुझसे आवाज देते ही रह गए, किंतु मैं रुकी नहीं और रिक्शा करके होटल लौट आई। लड़कियां अपने कमरे में गपशप कर रही थी और सुधा सो चुकी थी। मैंने कपड़े बदले और पलंग पर जा लेटी। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। थकी होने के बावजूद मेरी नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। रवि का गमगीन चेहरा याद करके मेरे दिल में हुक सी उठी। रवि पहले से काफी कमजोर हो गए थे। उनके मन में वेदना आंखों से स्पष्ट झलक रही थी। पल भर को उनसे मिलने की चाह तीर बहुत उठी, किंतु शीघ्र ही उनकी निष्ठा और अपेक्षित व्यवहार की याद ने इस चाहत की उत्कर्षता को बर्फ के समान ठंडा कर दिया। हर युवती विवाह को मोहब्बत की मंजिल समझती है। विवाह हो जाने पर वह अपनी मोहब्बत को कामयाब समझती है, किंतु सच यह है कि विवाह के कुछ वर्षों बाद पता चलता है कि मोहब्बत कहाँ तक कामयाब हुई। पति पत्नी का आपसी प्यार, उनके सुख दुख, एक दूसरे के प्रति त्याग और सहयोग की भावना उनकी मोहब्बत की कामयाबी का पैगाम होती है। 2 वर्षों के फेर के बाद रवि के साथ मेरा विवाह हुआ था। शुरू में उनके घर वाले इस विवाह के लिए राजी नहीं थे, किंतु रवि की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। मैं स्वयं को दुनिया की सबसे खुशहाल लड़कियों में से एक समझती थी, जिसने बिना किसी कठिनाई के अपनी मोहब्बत की मंजिल पा ली। उन दिनों मेरे जीवन के आकाश के अनंत विस्तार ने मेरे प्यार का सूरज पूरी आवाज के साथ चमका रहा था। रवि के प्रेम में आंगन को भुला बैठी थी कि आकाश के अनंत विस्तार के उत्तेजितपन पर अक्सर काले बादल उसे दागुनुमा तो बनाते ही हैं। विवाह के 1 वर्ष बाद मेरे ससुर का निधन हो गए और सास मेरे पास रहने आ गई। अपनी सेवा और स्नेह के बल पर मैं उनका मन जीतना चाहती थी। मैं उन्हें दिखा देना चाहती कि उनके बेटे ने मुझे इस घर की बहू बनाकर कोई गलती नहीं की है, किंतु मेरी सेवा और स्नेह का उन पर कोई असर नहीं पड़ा। मेरा विजातीय होना मेरे और उनके बीच सदैव दीवार बना रहा। मराठी होने के कारण वे पंजाबी बहू को कभी दिल से स्वीकार न कर पाई। जितना ज्यादा मैं उनके नजदीक आने का प्रयास करती, वो मुझसे उतना ही ज्यादा उदासीनता दिखाती। अक्सर वे रवि को भी मेरे खिलाफ करने का प्रयास करती थी। इस सब की बहुत बड़ी वजह मेरी तीनों ननद थी। मेरी सास पर बेटियों का बहुत दबाव था। नंदे अपने भाई को प्रेम विवाह करने से रोक नहीं पाई थी, इसलिए घर में तनाव पैदा करके अपने मन की भड़ास निकाल रही थी। सब कुछ जानते हुए भी रवि खामोश रहते थे। जल्दी मुझे पता चल गया, घर वालों की इच्छा के विरुद्ध विवाह करने के कारण रवि के मन में हीन भावना घर कर गई। घर वालों को खुश रखना ही उनका एकमात्र मकसद रह गया था। इसी कारण वे मुझसे बहुत कम बातें करते थे। एक बार मुझे मलेरिया हो गया।
तेज बुखार के कारण चक्कर भी आ रहे थे। मैंने रात के खाने में खिचड़ी बना ली। खिचड़ी देख रवि चिढ़ गए, बोले स्वाति तुम्हें पता है माँ को खिचड़ी पसंद नहीं है। रवि मुझे तेज बुखार है, दाल सब्जी बनाने की मुझ में हिम्मत नहीं थी, मैंने लेटे हुए कहा। दाल सब्जी बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता, रवि नाराजगी से बोले। शिकायत तो मुझे होनी चाहिए, मैं बीमार होकर भी काम कर रही हूँ और माँ पड़ोसियों से गप्पे मार रही है। मैंने धीरे से कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए स्वाति, माँ के इस उम्र में काम करवाओगी। रवि चिल्लाए, मैं फूट फूट कर रो पड़ी। नंदों के घर आने पर सास मुझे जबरन रसोई से हटाकर उनकी मनपसंद चीजें बनाती थी। रवि ये जानते थे कि किंतु मेरी बीमारी पर उन्हें मुझसे कोई हमदर्दी नहीं थी। वक्त इस तरह करवट बदल लेगा मैंने सोचा भी नहीं था। रवि का चेहरा मुझसे अजनबी सा लगने लगा। इसी तरह दिन बीतते चले गए। एक दिन मुझे पता चला मैं माँ बनने वाली हूँ। इस नए अनुभव ने मेरे जीवन को खुशियों से भर दिया। जीवन के प्रति फिर से चाह पैदा हो गई। हर तरफ से ध्यान हटाकर मैं अपना बच्चे पर ध्यान केंद्रित कर लिया, किंतु प्रगति को मेरा यह सुख भी मंजूर नहीं था। रवि के अजीज मित्र दीपक का घर में बहुत आना जाना था। हमारे विवाह में भी उसने हमारी बहुत मदद की। उसने रवि को कई बार समझाया भी, तुम्हें भाभी का ख्याल रखना चाहिए, अब तुम्हें माँ बनने वाली है। क्यों, उसे क्या हुआ है, अच्छी भली तो है, रवि लापरवाही से जवाब देते। ज्यादा काम करने और अच्छी खुराक न मिलने से मेरा स्वास्थ्य दिनों दिन गिरता गया। दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक है। पूरी कहानी आपको अगले भाग में मिलेगी, तो प्लीज़ कहानी का भाग 2 पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।